धर्मेंद्र प्रधान जी, जिस तरह से तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नीचे आ रही हैं, मुझे लगता है कहीं नहीं कहीं राम जी की कृपा तो बीजेपी पे है, पर क्या ये वोटों में तब्दील होगी? क्योंकि दीदी हमेशा ये कह रही हैं कि आप टूरिस्ट गैंग हैं, दो बीजेपी के नेता हैं, टूरिस्ट गैंग हैं, आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन ममता बनर्जी बंगाल की बेटी हैं और वही उनके साथ रहेंगी। इनके इस कटाक्ष को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं कोई भी अशालीन और अरुचिकर बात को पसंद नहीं करता हूं, कोई भी कहे। ममता जी हमारी बड़ी दीदी है, आदरणीय है, लेकिन उनकी जैसे बड़े नेतृत्व से प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी, हम उनके शत्रु नहीं, हम उनकी प्रतिद्वंदी, हम उनकी प्रतियोगी हैं। हमें इस प्रकार की भाषा कोई भी कहे, इसको हम स्वीकार नहीं करते हैं। बाकी रहा टूरिस्ट दीदी कुछ दिन के बाद विश्राम पे जाएंगे, उनको मैं न्योता देता हूं। वो दीदी जगन्नाथ जी की शरण में आएंगे, कलकत्ता से वो पूरी बहुत दूर नहीं है, उड़ीसा आए, हम उनकी सत्कार करेंगे, उनकी स्वागत करेंगे, उनको वहीं विश्राम करना पड़ेगा। बंगाल में परिवर्तन अवश्य संभावी है, बंगाल की जनता की लड़ाई निश्चित रूप में हम जीतेंगे। धर्मेंद्र प्रधान जी, ऐसा कहा जा रहा है कि सारे मंत्रियों को एक ना एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का भार दे दिया गया है और अगले एक महीने पूरा का पूरा बीजेपी का कैबिनेट जो है वो बंगाल में रहेगा। एक तरफ तो ये है बीजेपी का रिस्पॉन्स टू इलेक्शंस इन वेस्ट बंगाल, और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी, अभी कल वहां पहला फेज इलेक्शन का है, लेकिन राहुल गांधी जी का प्लेन अभी वहां लैंड ही नहीं हुआ। क्या आप समझते हैं कांग्रेस ने बंगाल की लड़ाई को छोड़ ही दिया है ममता जी के और आपके बीच में? देखिए, राहुल गांधी जी की कोई वजूद बंगाल में बची नहीं। उन्होंने एक सांप्रदायिक ताकतों के साथ, मौका परोस्तों के साथ यहाँ एक नाम के लिए गठबंधन किया है। अधीर रंजन चौधरी जी को अपने भाग्य पे उन्होंने छोड़ दिया है, और उनके बारे में वो क्यों नहीं आए, शायद आप गलत जगह पे प्रश्न पूछ रहे हो, उनको ही पूछना चाहिए क्यों नहीं आए। बंगाल की पीड़ा, बंगाल की कष्ट उनको क्यों ध्यान में नहीं आया। धर्मेंद्र प्रधान जी, नंदीग्राम से चुनकर आने के लिए ममता बनर्जी उतर आई हैं नंदीग्राम की धरती पर, और यहाँ पर उल्टा ही एक बैटल चल रहा है। शुवेंदु अधिकारी कहते हैं कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी आउटसाइडर हैं, लेकिन आप ये एडमिट करेंगे कि नहीं कि ममता बनर्जी ने दिलेरी से आपका सामना किया है और नंदीग्राम को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई है, अपनी पुरानी भवानीपुर की कॉन्स्टिट्यूएंसी को छोड़कर? तो इसमें तो उनके साहस का आप भी प्रोत्साहन करेंगे? देखिए, गुंडागर्दी को साहस नहीं कहा जाता है, मौका परस्त को साहस नहीं कहा जाता है, अल्पसंख्यकवाद को साहस नहीं कहा जाता है। शेख सुफियान की नेतृत्व को, जो नामी नामजादा अपराधी है, उनकी कंधे पर रहकर चुनाव लड़ना को साहस नहीं कहा जाता है, कायरता कहा जाता है। जैसे राहुल गांधी केरल की यारनाड गए थे, माइनॉरिटी डोमिनेटेड कंस्टिट्यूंसी में, उसको साहस नहीं कहा जाता है। भवानीपुर में दीदी को इस बार हारना तय था, उस डर से उन्होंने एक जोखिम उठाई है। यहाँ की भी बंगाल की जनता उनको हराएंगे। प्रधान जी, शुवेंदु अधिकारी जी ने तो सीधा सीधा हिंदू मुस्लिम इक्वेशन बना दिया है। उन्होंने कोई डेवलपमेंट की चर्चा नहीं की। प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन शुवेंदु अधिकारी कहते हैं कि ममता बनर्जी शायद 62,000 वोट्स जो मुसलमानों के वोट्स हैं उसके लिए नंदीग्राम आई हैं, क्योंकि 2.13 लाख वोट्स जो हिंदूज के हैं वो तो उनको मिलने वाले नहीं हैं। तो क्या हर इलेक्शन में, और खास करके नंदीग्राम के इलेक्शन में, एक ही इक्वेशन मैटर करता है, कितना हिंदू कितना मुसलमान, और अगर हिंदू होगा तो जय श्री राम ही होगा वहां नंदीग्राम में? ना, ऐसा नहीं है। कल मैं कई दिनों से नंदीग्राम में हूँ। कल यूपी की मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सभा हुई थी। मैं पुराने बात छोड़ देता हूँ, कल भी टाइम्स नाउ का चैनल यहाँ था। आपकी कैमरा में शुभेंदु जी की भाषण को देखो। शुभेंदु जी ने यही भाषण, इसी मुद्दे पे लड़ा कि मैं स्वाभिमानी आदमी हूँ, मैं इज्जत से रहना चाहता हूँ। दीदी कहते हैं खेला होवे, प्रधानमंत्री जी कहते हैं विकास होवे, चाकरी होवे, रोजगार होवे, माँ बहनों की इज्जत रखा जाएगा। इसी ये हमारी मुद्दा है।
बंगाल की जनता की, बंगाल की नौजवानों की अपेक्षा आकांक्षा को मोदी जी ही पूरा कर पाएंगे। यही उसकी मूल राजनीतिक मुद्दा है, इसी पे लोगों की नाराजगी है, इसी पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी दीदी के हाथ में कुछ बची नहीं है, इसलिए डर भय पैदा करा के एक निर्दिष्ट वर्गों की सहारे पे चुनाव लड़ रहे हैं। नंदीग्राम में भी ऐसे ही वो कहानी रच रहे हैं, वो जो काम पे नहीं आएगा। आपकी पार्टी डायनेस्टिक रूल के काफी खिलाफ रही है, लेकिन नंदीग्राम में तो एक अधिकारी डायनेस्टी ही है। जब तक ये तृणमूल कांग्रेस में थी तो बीजेपी इनके खिलाफ मोर्चा उठाकर रखती थी। अब ये बीजेपी में आ गए हैं तो आपकी आंखों का तारा बन गए हैं। ये इतना फेरबदल आइडियोलॉजी में और आपके प्यार में, स्नेह में इतनी जल्दी कैसे हो जाता है पॉलिटिक्स में? देखो नाविका जी, मैं आपको थोड़ा स्पष्टता कर दूं और कुछ जानकारी भी दूं। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी अपने परिवार से इस बार बंगाल में एक ही लड़ रहे हैं। मौका था, मैं जानता हूं, मैं पार्टी की कुछ विषयों को जानकारी मेरे पास है। एक प्रसंग यहाँ की लोकल बीजेपी बंगाल इकाई ने कहा था, शुभेंदु जी की जो छोटे भाई जो कांथी के म्युनिसिपल चेयरमैन थे, वो भी चुनाव लड़नी चाहिए। पार्टी विनेबिलिटी को ध्यान में रखते वो भी एक राजनीतिक व्यक्तित्व है, उनको लड़ना चाहिए। ऐसे पार्टी की स्थानीय इकाई ने रिकमेंड किया था पार्लियामेंट्री बोर्ड को, लेकिन शुभेंदु जी ने ही खुद उसको आग्रह करके कहा, नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ, मेरे परिवार से एक ही व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, पार्टी अगर अनुमति देगी तो। इसीलिए शुभेंदु अधिकारी परिवारवाद को बढ़ाए नहीं, पार्टी के संस्कार से वो अपने को जोड़े। ये जानकारी मैं आपके सामने रखूं। शुभेंदु जी अपने परिवार से एक ही व्यक्ति बंगाल के चुनाव में चुनाव लड़ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी, ये इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2021 है, तो कुछ आर्थिक सवाल पूछने आपसे ज़रूरी है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कई बार अपील की है आपने भी, प्रधानमंत्री जी ने भी, कि ओपेक कंट्रीज़ को सप्लाई को देखकर थोड़ा बढ़ाना चाहिए, जो कोविड के समय में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, ताकि प्राइसेस पर थोड़ी सी मॉडरेशन हो। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या भारत सऊदी अरेबिया से तेल लेने में थोड़ी सी कमी करेगा, क्योंकि वो आपकी इस सुझाव को, इस रिक्वेस्ट को मान नहीं रहे हैं इस वक्त? नाविका जी, देखिए, भारत अपने हितों को रखते हुए अपने कूटनीतिक और अर्थनैतिक सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय करेगा। और मैं कॉन्फिडेंटली कहता हूं, भारत अपने लोगों की इंटरेस्ट, हम एक कंज्यूमिंग कंट्री है, लंबे समय तक अपने एनर्जी कमोडिटी को हमको बाहर से लाना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। जो बाजार में हमको सस्ता सुलभ देगा, जो भी देगा, हम उनसे तेल लेंगे। हमारी वही प्राथमिकता है, वो जो भी देश हो, और उसके लिए जो भी करना पड़े हम करेंगे। Is it true that that is the reason that in February the United States was India's second largest supplier of oil, beating Saudi Arabia to the position? Are you saying that there are strategic conditions in which India wants to be closer to the United States than to Saudi Arabia at this point in time? Navika ji, it's not issue of we are going to be closer to whom. Issue is who is going to serve our interest. Today, Iraq is the #1 supplier of our requirement. We are taking substantial amount for UAE also. UAE is a very reliable partner of India in oil supply, crude oil supply. We are taking, we have some uptake conditions with Kuwait also, from certain African countries also. We are open, we are a free market. Our oil marketing company or private sector oil majors are free to take oil from any part of the world, whichever country will provide favorable business terms, whether it is America or Iraq or UAE or Saudi Arabia. India's common interest, Commonwealth's interest is paramount in our decision. I want to also ask you a question. Is India currently using its strategic petroleum reserves? I ask you this because Saudi Arabia's rather stern response to your requests for increasing demand have been met with some degree of coldness. Are we on to our strategic reserves at this point in time? Nabika ji, that was not a cold statement. That was in a way
undiplomatic answer by some of our close friends. I politely disagree with that kind of approach. Certainly, India has its own strategy when and how to use our own storage, and we are conscious about our interest. I want to ask you, as far as dependence on imports is concerned, it has been the target of Prime Minister Narendra Modi and yourself to build up India's energy security. However, instead of being able to reduce our dependence on imports, our dependence has only increased. Are we in a position to say that our strategic attempts to reduce import dependence have not ended in any kind of success? Have we gone wrong in our strategy somewhere? Is there a need for a relook at the policy India has been working on over the last 5 to 6 years? Navika, you have put a very apt question. The answer is yes and no. Nothing went wrong. We are very much on the track. Yes, our certain commodity due to our increasing demand, because if we compare our demand with the global condition, we are 1/3 of the global average, consumption average. Still, we are the number 3 energy consumer. In the next 2 decades, our energy consumption will be multifold. India is the only energy market where our consumption will increase. In crude oil, we are dependent. But I can share you with one good information. Today, India is one of the major producer of solar energy. India is moving towards ethanol blending program. India is moving towards conversion of biodiesel. India is moving towards compressed biogas. India is, in this budget, India has formed the National Hydrogen Mission. That means, and Prime Minister recently in one of our interaction, in one of our platform, very categorically give us a roadmap. By 2030, India will be producing, India will have capacity of 40% of renewable energy capacity in its energy requirement. That means in certain area, India is going to convert more towards our incremental requirement will be come from renewable energy verticals, whether it is biofuel, biogas, solar or wind energy. These are the new area, and using all this energy will convert to hydrogen as energy, and these are the new technology, innovation, new business plan, new policy reform are the roadmap of Indian energy journey. So we can't say we have to change any strategy. We have to reduce our import dependency, adopting a different route altogether. Mr. Dharmendra Pradhan, Finance Minister Nirmala Sitharaman on various occasions when fuel prices have been raised has come out and said it's a vexatious issue and it needs to be discussed with states. ज़्यादातर यही देखा गया है कि सेंटर की तरफ से अगर दाम बढ़ते हैं तो एक टोपी पहनाई जाती है स्टेट्स के ऊपर के स्टेट्स तो टैक्स कम कर सकते हैं, और ये टोपी पहनाना स्टेट से सेंटर, सेंटर से स्टेट पर चलता रहता है और आम आदमी इस पर पिसता रहता है. मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इज देयर एनी अटेम्प्ट टू हैव द Ministry of Petroleum, the Finance Ministry at the center and states on the talking table to find out some sort of a mechanism, whether it is bringing petroleum products under GST or whether it is in the rationalization of duties on fuels. Is there any attempt being undertaken to resolve this so-called vexatious problem? नाविका जी, एक विषय को मैं आपकी टीवी की, आपकी प्लेटफॉर्म पे पहले भी कहा हूँ, आज उसको फिर आपने मौका दिया, मैं उसको दोहराना चाहूँगा. वित्त मंत्री जी ने सही कहा, इस विषय कोई आइसोलेशन में विनय नहीं किया जा सकता है, ना हम किसी को टोपी पहनाते. हमने कभी इस विषय को स्वीकार करने में द्विधा नहीं किए हैं. हाँ, हम कुछ टैक्स कलेक्शन करते हैं. जो आज टैक्स कलेक्शन होती है, ज़्यादातर टैक्स स्टेट की अपने हिस्सा और भारत सरकार की कलेक्शन से स्टेट को कंट्रीब्यूशन, ये दोनों मिलाए तो स्टेट की जो खर्चे हैं, स्टेट की वेलफेयर कमिटमेंट है, स्टेट की डेवलपमेंटल कमिटमेंट है, स्टेट की वेज एंड मीन्स है, ये सारे में पेंशन है. इकोनॉमी को रनिंग करने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों की जो जिम्मेदारी है, उसमें रिसोर्स लगती है. उस रिसोर्स के एक बड़ा कंट्रीब्यूशन, बड़ा आमदनी
एनर्जी कमोडिटी से होती है, उसमें से कुछ छुपाने के लिए बात नहीं है। लेकिन हमें एक ध्यान देना पड़ेगा कि सारे करते करते कभी मुद्रास्फीति ना बढ़ जाए, ना गड़बड़ा जाए। आज हमारी इन्फ्लेशन वेल विद इन द कंट्रोल है, 3.5-4% के अंदर है। ये हमारी सबसे बड़ा टारगेट है। हम इस विषय को खुले मन से कोई भी प्लेटफॉर्म पे किसी को दोष देने से कम मेरा एक मत बहुत कैटेगरिकल है कि इसको कोई कम करे कोई बढ़ाए, ये विषय नहीं है। विकास होते रहना चाहिए। इकोनॉमिक डिफिकल्ट टाइम है, कोरोना के पीरियड में निजी क्षेत्र के खर्चे घटे हैं, उनकी मन में अभी कॉन्फिडेंट आना बाकी है। क्या अर्थनीति को हम स्थिर कर दें? अर्थनीति को 35,000 करोड़ रुपया हमने कोरोना की टीका में खर्चा कर रहे हैं। हमने कैपेक्स, भारत सरकार जो अपने पूंजी लगाती है, 34% पिछले बजट से इस बार ज्यादा हमने खर्चा किए। 1 लाख करोड़ से ज्यादा रेलवे में, रोड में, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में हमने खर्चा बढ़ाई है। राज्यों को ज्यादा पैसा दिए, उसकी अर्थ हमको इकोनॉमी को चलाना है। ये कोई छुपाने के लिए विषय नहीं है। मुद्रास्फीति नियंत्रित है, बाकी कभी समय आएगा। आज तो प्राइस थोड़ा धीरे धीरे सॉफ्टन होने लगा है, लेकिन अभी अगर ग्राहकों को चुभेगी इस विषय पे फिर हम राज्यों में बातचीत भी कर सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी, अंत में आपसे एक ही सवाल पूछूंगी, नंदीग्राम में कौन जीत रहा है, ममता बनर्जी या शुवेंदु अधिकारी? नंदीग्राम में नंदीग्राम की जनता जीतेगा, उसके प्रतिनिधि श्री शुवेंदु अधिकारी होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और बंगाल में बीजेपी को कितने सीट आने वाले? 200 लगभग सीट आएगा, यह हमारी पूरा विश्वास है। चलिए फिर आपसे मई की 2 तारीख को बात करेंगे। कितने आपके सपने सच होते हैं, कितने तृणमूल कांग्रेस के सपने सच होते हैं, ये तो 2 तारीख को जब ईवीएम में वोटों की गिनती होगी तभी पता चलेगा। बट थैंक यू वेरी मच मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी ऑन द इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव फ्रॉम बैटल ग्राउंड वेस्ट बंगाल, यूनियन पेट्रोलियम एंड स्टील मिनिस्टर Dharmendra Pradhan, ladies and gentlemen. Big round of applause.